सुरक्षा देता है, क्या उसी संविधान को खतरा है? माइक। संविधान खतरे में बिल्कुल नहीं है। संविधान शाश्वत है। ये देश चलेगा संविधान से। अखिलेश बाबू जो ये बोल रहे हैं वो संविधान को कितना समझते हैं और जो संविधान बनाने वाले थे उनके भाव को कितना समझते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं विकास भी करेंगे, विरासत को भी बचाएंगे। लाल किले से कहा था 15 अगस्त को, कल भी कहा है। जब संविधान बना तो निर्माताओं के मन में एक चिंता थी कि क्या इसको ऐसे ही प्रस्तुत कर दें, सैकड़ों वर्षों बाद भारत आजाद हो रहा है। फिर सबों ने तय किया भारत के विरासत, संस्कृति और संस्कार की छवि इसमें डालेंगे। और देखिए ये ओरिजिनल संविधान में लाया हूं। बहुत से यंग लॉ स्टूडेंट भी यहाँ पर हैं। देखिए मैं कुछ ही चीज दिखाना चाहता हूं, आप चाहते हैं कि आप लोग देखें। ये देखिए फंडामेंटल राइट्स के ऊपर किसकी फोटो है? प्रभु राम अयोध्या लंका के विजय के बाद लौट रहे हैं माता सीता और लक्ष्मण के साथ। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं, गौतम बुद्ध की चर्चा है, महावीर की चर्चा है, हनुमान जी की भी तस्वीर है इसमें। दिखाते हैं आपको, हनुमान जी को देखिएगा अखिलेश बाबू। हनुमान जी के दर्शन तो करेंगे। देखिए इसमें, ये देखिए, इनको पहचानते हैं आप लोग? बोलो कौन है? नटराज। ये देखिए, बस 1 मिनट मैं चाहता हूं कि आपको दिखाई दूं लोगों को। नटराज हो गए और इसमें आगे हनुमान जी की भी तस्वीर है। ये देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, देख लिया? और ये देखो माय यंग फ्रेंड्स, ये सारे संविधान निर्माताओं के दस्तखत हैं। पहला दस्तखत है राजेंद्र प्रसाद का, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू जी का, बाकी का। अखिलेश बाबू पहला सवाल यही है, अगर संविधान आज बनता होता और इन आकृतियों को देने की बात होती तो देश में क्या बलवा होता? इंडिया हैज बिकम हिंदू राष्ट्र। यही है, संविधान को बचाने की बात करने वाले न संविधान के भाव को समझते हैं, न संविधान के बनाने वालों की मानसिकता को समझते हैं। मैं साफ बता दूं, ये देश लोकतंत्र है, लोकतंत्र से चलेगा, चुनाव से चलेगा, जनता के वोट से चलेगा और संविधान तय करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी संविधान को बनाने में। जो रोज लाल किताब की तरह लेकर घूमते हैं, माओ की लाल किताब की तरह, एक नेताजी संविधान को, उनके पुरखों ने अंबेडकर का क्या सम्मान किया था मैं बताऊं क्या? यहां पर बताने की जरूरत है क्या? अखिलेश जी आपने बहुत अच्छा किया है कि एनडीटीवी ने ये चर्चा की है। संविधान बहुत शाश्वत डॉक्यूमेंट है। इट इज अ वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी डॉक्यूमेंट। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, संविधान रहेगा। तो हम संविधान का सम्मान करना सीखें, संविधान को अपनी राजनीति का एक हथियार नहीं बनाए। यही प्रश्न आपसे था। जब आप कहते हैं कि संविधान का सम्मान करना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि ये राजनीति का हथियार बन गया है, राजनीति का औजार बन गया है? देखिए, अब ईमानदारी से बहस करिए ना। संविधान खतरे में क्या मतलब है आपका? आरक्षण खत्म हो जाएगा क्या मतलब है आपका? किसने कहा आरक्षण खत्म हो जाएगा? आरक्षण नहीं खत्म होने वाला, क्योंकि आवश्यक है वंचितों के लिए, एससी एसटी सबों के लिए। लेकिन एक बात मैं आज आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, और मैं एक डिबेट प्रोवोक कर रहा हूं। आपकी अनुमति है क्या? है ना? ये दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियन क्या होता है? जब संविधान बना गया
तो 2 अधिकार दिए गए, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, और उनको लोकसभा और विधानसभा में रिजर्वेशन दिया गया, नौकरी में भी दिया गया। दलित कौन थे? हिंदू समाज से उपेक्षित वर्षों से, उनको दिया गया, और हमारे आदिवासी मित्र जो वनों में थे उनके लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 में अखिलेश बाबू लिखा हुआ है, इट शैल अप्लाइज टू हिंदूज, और बाद में उसमें बुद्धिस्ट और सिख जोड़ा गया। अब आप कहते हैं दलित मुस्लिम को भी राइट दो, तो फिर तो आपको कहना ना पड़ेगा कि मुस्लिम समाज में भी डिस्क्रिमिनेशन है। ओबीसी के नाम पर मिले तो बात समझ में आती है, और आप फिर अधिकार छीनेंगे किसका? एमएलए एमपी बनने का, हमारे दलित भाइयों का। ये ठीक नहीं है। इस पर बहुत चर्चा हुई है। तो कई बार जब मैं कानून मंत्री था, संसद में, संसद के बाहर, तो चर्चा करता था। आज आपने विषय उठाया। समय के अनुसार संविधान में बदलाव हो सकता है। एक और बात मैं कहूंगा, हमें बोलने का अधिकार है, बिल्कुल है भाई, आर्टिकल 19(1), लेकिन वही 19(2) ये भी कहता है कि अगर आपके बोलने से देश की संप्रभुता, देश की सुरक्षा, भाईचारा जो प्रभाव पड़ता है, तो नियंत्रण हो सकता है। ये हमने नहीं लाया। ये शायद पहले ही संशोधन था। हैं? ये जो आप कह रहे हैं, जीना ये 19(2) शुरू से है। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि आप 19(1) याद रखते हो, 19(2) भूल जाते हो। आज आपके एनडीटीवी के इस संवाद का लाभ लेकर मैं एक और बात कहना चाहता हूं। मानवाधिकार की बात बहुत होती है, होना भी चाहिए। ये बताइए कि जो आतंकवादियों के द्वारा मारा जाता है, तो विक्टिम का मानवाधिकार है या नहीं? जो हमारा पुलिस का जवान, जो सेना के जवान सरहद पर भून दिए जाते हैं, उनके परिवार का ह्यूमन राइट्स है कि नहीं है? ये जो पूरी बहस चलती है ना, आई एम वेरी क्लियर, जो विक्टिम्स ऑफ टेरर हैं उनके भी ह्यूमन राइट का सम्मान तो करना पड़ेगा ना। तो ये बहस होती है, इसको चलने दीजिए आप। आपने कहा कि ये लाल किताब जो है बार बार दिखाई गई। अगर हम ये कहें कि इस बार जो चुनाव का साल रहा, लोकसभा का चुनाव हुआ, अभी विधानसभा के चुनाव भी संपन्न हुए, इनमें सबसे ज़्यादा शब्द का अगर कहीं प्रयोग हुआ तो संविधान की प्रतियां दिखाई गई। क्या ये कह सकते हैं कि इस पूरे चुनाव में संविधान एक तरह का स्टार कैंपेनर रहा? अब देखिए, आप उसका नाम जो भी दीजिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि संविधान को चुनाव का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। संवैधानिक अधिकारों की बात हो सकती है, बात समझते हैं, आरक्षण हो, बाकी हो, लेकिन पूरे संविधान को जो कहते हैं वो संविधान को समझते कितना है। और देखिए, हमें भारत के मतदाता के परिपक्वता पर विश्वास करना चाहिए। जब भारत आजाद हुआ, संविधान बना, तो बहुत डिबेट चली कि किसको वोट देने का अधिकार दें ना दें। सबों ने सर्वानुमति से निर्णय किया कि उन सबों को वोट देने का अधिकार मिलेगा, उसकी जाति कुछ भी हो, उसका धर्म कुछ भी हो, उसकी शैक्षणिक योग्यता कुछ भी हो, वो पुरुष हो या महिला हो। और आज 75 साल बाद अखिलेश जी, देश की सबसे बड़ी उपलब्धि इस संविधान के माध्यम से क्या है? देश का आम नागरिक जानता है अपने वोट की ताकत से हम किसी को भी हरा सकते हैं और किसी को भी जिता सकते हैं, और जो अच्छा काम करता है उसको दोबारा जिता सकते हैं, और जो संविधान का ढकोसला करता है उसकी तो पूरी विदाई कर देते हैं। ये है भारत के नागरिकों की परिपक्वता। लेकिन अगर संविधान के नाम पर राजनीति हो रही है रवि जी, तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि ये अधिकार भी तो संविधान ही देता है कि आप राजनीति कर सकते हैं, इसमें कुछ भी असंवैधानिक तो नहीं है। मैंने कहा ना, संविधान के अधिकारों पर खूब बहस करिए ना, मैं मना कर रहा हूं। पूरी संसद बनी है संविधान से, विधानसभा बनी है संविधान से, जुडिशरी बनी है संविधान से, तो सब जगह तो बहस ही होती है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। संविधान के अंतर्गत जो संवैधानिक संस्थाएं बनी हैं, जो संवैधानिक अधिकार बने हैं, उसको लेकर चर्चा करिए। लेकिन आप संविधान को लाल किताब के रूप में दिखाकर एक तमाशा बनाते हैं, इसे मैं कम से कम ठीक नहीं मानता हूं। जो आरोप लगता है या जो चिंता होती है, क्योंकि हम संविधान की शपथ लेते हैं ना। क्या मंत्री बनते हैं, क्या हम विधायक बनते हैं, क्या सांसद बनते हैं, हम संविधान की शपथ लेते हैं।
तो अगर उसकी एक गरिमा है तो उस गरिमा को हमको मेंटेन करना चाहिए। लेकिन रवि जी, जो बात बार बार होती है, जो आरोप लगता है या कहें कि चिंता व्यक्त होती है, वो ये होती है कि संविधान को बदला जाए या बदला जा सकता है। जो बात कही गई कि 400 पार का नारा भी इसलिए दिया गया क्योंकि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, आरक्षण को छीनना चाहती है। तो आपको क्या लगता है, एक वरिष्ठ कानूनविद होने के नाते, क्योंकि संविधान में संशोधन तो हुए हैं, 106, 100 से भी ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं, क्या आमूलचूल परिवर्तन संभव है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आप जानते हैं आदेश इस बारे में कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। दो बातें जान लीजिए। पहली बात यह है कि आर्टिकल 368 में ही प्रावधान है कि 2/3 बहुमत से आप दोनों सदनों से पास करा दीजिए, और कुछ मामलों में पूरे विधानसभा में भी आप 50% का अप्रूवल ले लीजिए। तो प्रावधान है, होना भी चाहिए। समय के अनुसार बदलाव की जरूरत जरूर होगा, वो प्रक्रिया है। दूसरी बात तो आपने बताई ना कि जिस तरह से चलता है, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में एक रेखा खींच दी है, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, दिस फार एंड नो फर्दर। वो क्या क्या है? आप रूल ऑफ लॉ को नहीं छीन सकते, आप देश के पंथ निरपेक्ष आचरण को समाप्त नहीं कर सकते, आप रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको नहीं हटा सकते क्योंकि राजा बना देंगे किसी को यहां पर, इंग्लैंड की तरह। ये नहीं हो सकता। सेपरेशन ऑफ पावर इज ए बेसिक स्ट्रक्चर। तो यही मैं कहूंगा कि बाकी सब, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज ए बेसिक स्ट्रक्चर। तो आज आपके इस मंच का लाभ लेकर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सब बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग याद रखते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर भूल जाते हैं। और सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब यह है जनता जिन्हें वोट दे वही सरकार चलाए, वो सदन के प्रति जिम्मेवार हों। कानून वही बनाएंगे जो संसद बनाएगी। अगर वो गलत है, जुडिशरी उसको सेटिसाइड कर दे। तो कुछ जजेस लोग, क्षमा करें मैं बड़ी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, अगर समझते हैं कि गवर्नेंस भी हम करेंगे तो ये नहीं ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। आपको लगता है कि ये इनडायरेक्ट वे में सरकार चलाने की, एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल करने की कोशिश होती है? रविशंकर प्रसाद जो भी बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं। मैंने कह दिया ना आपसे, सेपरेशन ऑफ पावर भी बेसिक स्ट्रक्चर है। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, सॉरी, ओके, सेपरेशन ऑफ पावर इज बेसिक स्ट्रक्चर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, और वैसे ठीक भी है। इस बात को समझिए। इस देश का गवर्नेंस मॉडल क्या है अखिलेश जी? आप जीते, मंत्री मुख्यमंत्री बने, एमपी बने, मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बने, आप काम करिए, आप जवाबदेह हैं संसद के प्रति, संसदीय समितियों के प्रति। तो अगर आप गवर्न करेंगे तो जवाबदारी भी साथ है। गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी गो टुगेदर। यू कैनॉट गवर्न विदाउट बीइंग अकाउंटेबल। समझे आप? इसलिए ये पूरा अलग रखा गया है। पिछले 10 वर्षों में क्या आपको लगता है कुछ ऐसी कोशिश हुई है कि अदालत के माध्यम से देश चलाने का प्रयास किया गया? अब ऐसा है, मैं इस पर कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहता। मैंने संविधान के मूल सिद्धांत जो मैं समझता हूं संविधान के छात्र के रूप में, यही है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर में सेपरेशन ऑफ पावर्स भी है, इसका क्या मतलब है? कि इसका अतिक्रमण संसद नहीं कर सकती। तो अगर वो अतिक्रमण संसद नहीं कर सकती तो विद ग्रेट रिस्पेक्ट अखिलेश बाबू, वो अतिक्रमण कोई माइलॉर्ड भी नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्या इस बात की टीस है कि संसद ने एक कानून बनाया जजों की नियुक्ति को लेकर, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया? अब आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं कानून मंत्री था और ले आया। देखिए, सीधी सी बात है, अब आपने पूछा तो मैं अपने विचार रख ही देता हूं। मुझे अनुमति दीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने उसको तोड़ दिया। संसद के दोनों सदनों की सहमति थी, देश के 50% विधानसभा की सहमति थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हमने स्वीकार किया है, आज उसी प्रकार से चल रहा है। लेकिन मैं संविधान के स्टूडेंट के रूप में एक बात कहना चाहता हूं। वो जो बना था नया जुडिशियल कमीशन, उसमें 3 सीनियर जज थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, लॉ मिनिस्टर थे और 2 एमिनेंट लोग थे। आप एमिनेंट लोग चाहे तोड़ देते,
उस जजमेंट का एक बहुत बड़ा ये भी समीक्षा है कि चूंकि लॉ मिनिस्टर बैठे हैं, अतः ईमानदार जज नियुक्त होंगे कि नहीं, इस पर संशय है। इस विषय पर मैं अपनी बात कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से। ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, सारे मंत्री पीएम के साथ काम करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर डिफेंस पीएम के साथ, फिनांस के साथ। तो ये प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो सीएजी की नियुक्ति करता है, वो सीवीसी की नियुक्ति करता है, वो आर्मी चीफ एयर चीफ की नियुक्ति करता है। न्यूक्लियर बटन उसके पास होता है। भारत की आर्थिक सामरिक सुरक्षा उसके हाथों में होती है अपनी टीम के साथ। प्रधानमंत्री इतने काम कर सकता है मंत्रियों के सहयोग से, और एक ईमानदार जज लॉ मिनिस्टर के साथ मिलकर नहीं चुन सकता। यह बहुत विवादास्पद गंभीर विषय है। और वो कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर के लिए जरूरी है। फिर कह रहा हूं ना, संविधान के निर्माताओं ने कभी नहीं कहा था कि जज ही जज को नियुक्त करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने लिया। लेकिन चलिए वो बाद की बात है। मैंने एक स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में आपने विषय पूछा, हम जुडिशरी का बहुत ही सम्मान करते हैं, आज वो प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जो निर्णय था नेशनल जुडिशल कमीशन को तोड़ने का, द स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैंने अपनी क्रिटिक प्रस्तुत किया, ये आपको बताना चाहता हूं। इसी से जुड़ा एक सवाल और भी है। अब आपको लगता है सरकार के सामने क्या विकल्प होगा? क्योंकि ये जो कानून था, जानते हैं आपकी संसद में पारित हुआ, इसमें विपक्ष की भी सहमति थी, सर्वसम्मति से पारित हुआ था। क्या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का एक ऑप्शन है जो सरकार एक्सरसाइज कर सकती है? अब ये तो विस्तार विचार की बात है, लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा। आपने जब सारी बात पूछी है तो मुझे लगता है कि ये बात भी मैं आपसे बोल ही दूं। कॉलेजियम सिस्टम आया 93 में, उसके पहले तो मैंने फाइल देखी है। मैं अटल जी की सरकार में लॉ मिनिस्टर था, इधर था। कई बार तो होम मिनिस्टर भी फाइल पर नोटिंग करते थे, पुरानी फाइलों पे। भारत के उच्चतम श्रेणी के कई जजेस जो बने हैं वो पुरानी प्रक्रिया से बने हैं। पतंजलि शास्त्री, कृष्णा अय्यर, भगवती, सीनियर चंद्रचूड़, विवियन बोस, जगमोहन लाल सिन्हा, जिन्होंने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को सेटिसाइड किया इलाहाबाद में, ये सब पुरानी प्रक्रिया से बने थे। ईमानदार, जुरिस्ट और बड़े निर्णय देने वाले जो आज तक हैं। क्या आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि 93 के बाद जो जजेस हुए हैं उनका स्तर उसी स्तर का है जो उनका था? ये भी एक सवाल है। पर ये जो गिरावट की बात है, लेकिन मैं फिर कह दूं आपको, न्यायपालिका के प्रति मेरा पूरा आदर है। मैं खुद एक सीनियर एडवोकेट हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, तो आई रेस्पेक्ट द जुडिशरी। ये जो मेरे सारी टिप्पणियां हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज ए क्रिटिक और फिर जजमेंट, जो मुझे देने का अधिकार है। बिल्कुल, इसमें तो लोकतंत्र है और ये अधिकार भी संविधान ही आपको देता है कि आप अपनी बात खुलकर रख सकते हैं। लेकिन जो बात आ रही है विकृति की कहें या गिरावट की बात है, ये तो समाज के सभी क्षेत्रों में है। और राजनीति की भी खासतौर से बातचीत होती है कि राजनीति में भी काफ़ी गिरावट आई है। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले हालात अलग थे, आज हालात अलग है। चाहे अपराधीकरण हो, चाहे बाहुबल का प्रयोग हो, चाहे चुनाव में निष्पक्षता का प्रश्न हो। आपको लगता है कि हमारा जो संविधान है एक गाइडिंग प्रिंसिपल, एक लाइट की तरह हमको एक गाइड कर सकता है इन विकृतियों को दूर करने के लिए? क्योंकि संविधान के रहते हुए भी ये सारी विकृतियाँ देखने को आ रही है। देखिए, ये सवाल डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था, डोंट ब्लेम द कॉन्स्टिट्यूशन, दोज हु वर्क द कॉन्स्टिट्यूशन वो कैसा काम करते हैं। बूथ कैप्चरिंग, बैलेट पेपर छीनना, ये सब कब था? हमने देखा है ना। मैं बिहार से आता हूं, आप कहां से आते हैं? यूपी से आते हैं? मध्य प्रदेश। चलिए, जब भी चुनाव होता था तो बिहार और यूपी में तो 15-20 लाश तो गिरती ही थी, याद है ना आपको? जो भी बंगाल में कुछ दिखाई पड़ता है, आज खत्म हो गया ना। इसी चुनाव आयोग ने कार्रवाई किया कि नहीं किया? आप मुझे बताइए। मीडिया ने भी बड़ा काम किया है। तो ये जो करेक्टिव मैकेनिज्म है, इसको देखना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, हर चीज, हर कमजोरी के लिए संविधान को न ब्लेम करें, क्योंकि जो सुधार हुए मैं बता रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में हुए, चुनाव आयोग ने किया,
सरकार ने माना। अब देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं जो चर्चा में आना चाहिए। पहले था कि अगर आपको लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया तो आप इलेक्शन लड़ सकते थे अगर हाई कोर्ट से स्टे हो जाए। याद होगा आपको वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में काफी दबाव था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्शन नहीं हो तब तक नहीं होना चाहिए। उस समय लोग विपक्ष में थे। हमने कहा हमें इस निर्णय को मानना चाहिए, देश में एक नई शुरुआत करनी चाहिए, और बाद में लोगों ने माना। आज अगर आप कन्विक्ट हो गए तो अपने को निर्दोष साबित करिए, तब चुनाव लड़िएगा आप। तो देश की राजनीति भी जवाब देती है। आपको याद होगा अखिलेश, आज मैं बोलूंगा एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, 11 एमपीज ने घूस लेके सवाल पूछा था ना, सबकी सदस्यता किसने खत्म की? पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी ने खत्म की। तो पॉलिटिक्स के अंदर एक सेल्फ करेक्टिव मैकेनिज्म भी होता है, ये समझना चाहिए। रवि जी, आपने आपातकाल का जिक्र किया। सरकार ने फैसला किया है कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। एक तो संविधान, उसके लिए हत्या शब्द का प्रयोग, क्या आप मानते नहीं कि ये भी एक किस्म की राजनीति है? कोई राजनीति नहीं है। मुझे गर्व है कि मैं लोकनायक जेपी का शिष्य रहा हूं। जेपी मूवमेंट में बहुत छोटा था, मैंने आपातकाल के क्रूर खौफ को देखा है। जेपी की किडनी खराब थी, कैसे उठा के ले गए थे, मैंने देखा है। संघ के स्वयंसेवकों के उंगली की नाखून नोचे गए थे, मैंने देखा है। कुलदीप नैयर को बंद किया गया था, सेमिनार और स्टेट्समैन को बंद किया गया था, मैंने देखा है। तो जिन लोगों ने इमरजेंसी को नहीं देखा है वो इस तरह की बातें करते हैं, और बाद में जनता जागी और निर्णायक जीत हुई। तो जेपी को नमन और सारे उन एक्टिविस्ट को नमन। आपको मालूम है ना, क्या अटल बिहारी वाजपेयी, क्या लाल कृष्ण आडवाणी, क्या श्याम सुंदर, क्या जॉर्ज फर्नांडिस, क्या नानाजी देशमुख, कुलदीप नैयर, कितने लोग बस अब बंद थे हर पॉलिटिकल पार्टी के। चंद्रशेखर जी को ये बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने इंदिरा जी से सवाल पूछा था। ये ठीक है क्या? और तो और जजेस को सुपरसीड किया गया था ना। और आज मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ एक बात कहूंगा, HR खन्ना, द एबलेस्ट जज ऑफ इंडिया, जिन्होंने इमरजेंसी में कहा था कि मौलिक अधिकार नहीं समाप्त होंगे, सिर्फ 2 महीना वो चीफ जस्टिस रहते, उनको सुपरसीड किया था इन सरकारों ने। ये ठीक था क्या? ये बात ठीक है, अंथा नहीं ले जाए कि आज उनके नेफ्यू संजीव खन्ना भारत के चीफ जस्टिस बने हैं। ये भी भारत की एक मजबूती है, ये होता है। ये भी देखा था हमने, जजेस को सुपरसीड करना, संपादकों को बंद करना। किशोर कुमार का गाना बंद कर दिया था, मालूम है आपको कि नहीं, विद भारती पर। आजकल आप लोग बहुत बोलते हैं ना, काश आप लोग का चैनल उस समय होता तो देखते हैं आप क्या बोलते हैं। तो कृपया करके उन दिनों को याद मत कराइए आप। लेकिन हमारे नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ जो बदसलूकी की गई, आज मैं आपको, ये जेपी ने मुझे कहा था इसलिए बताता हूं, उनका स्नेह मिलता था। उनको हरियाणा के एक गेस्ट हाउस में रखा गया था, नीचे वो थे, ऊपर मोरारजी भाई थे। तो जेपी जलपान कर रहे थे, मोरारजी भाई टहल रहे थे। तो जेपी कहा मुझे मिलने दोगे उनसे? कहा नहीं। कहा ऐसी क्या बात है, हम साथ भोजन करें? कहा नहीं। तो जेपी ने कहा ऐसा करो, तुम सिक्योरिटी वाले हम दोनों के बीच में बैठ जाना, हम लोग खाली हालचाल पूछे। कहा नो। आप अंडरस्टैंड करते हैं कितना बड़ा इससे मानसिक अत्याचार था? ऐसे संविधान की हत्या को याद क्यों नहीं किया जाए? हमारे लिए नहीं, आने वाले जनरेशंस के लिए, कि हमें सावधान रहना है कि दोबारा वैसी ताकतें इमरजेंसी नहीं लगाएं। और जिन लोगों ने करवाया था, जिनकी पार्टी ने, वो संविधान के खतरे की बात करते हैं। अब इससे बड़ी बात क्या कहा जाए? आप संविधान के विद्यार्थी हैं, आपने संविधान का बहुत अच्छे से अध्ययन किया है, कानून मंत्री भी आप रहे हैं, आपातकाल की कड़वी स्मृतियां भी आपको हैं। लेकिन क्या आपको यह खतरा लगता है कि भविष्य में फिर से आपातकाल जैसी कोई परिस्थिति बन सकती है? नो। क्या कारण इसके? ये मानने यही है भारत की मजबूती। लोकतंत्र इस देश के लोगों में इतना अधिक समा गया है, कोई नेता हिम्मत नहीं कर पाएगा। जब इंदिरा गांधी साफ हो गई तो वो रेफरेंस पॉइंट रहेगा। अब मीडिया है, जुडिशरी है,
सिविल सोसाइटी है और हर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे बहुत लोग हैं जो प्रतिबद्धता के साथ इमरजेंसी के विरोधी हैं। अब एक दो पार्टी के बारे में नहीं कह सकता हूं मैं, तो इसलिए इमरजेंसी कभी नहीं लगेगा। ये देश चलेगा लोकतंत्र से और लोकतंत्र से ही आगे बढ़ेगा। क्या पीछे के दरवाजे से आपातकाल ला सकते हैं? देखिए, आपातकाल कभी पीछे से नहीं आता है, आता है तो आगे से ही आता है, समझे आप? आपातकाल का मतलब क्या? आपका बोलने का अधिकार नहीं, आपका मीटिंग का अधिकार नहीं, जुडिशरी पर प्रतिबंध, फ्रीडम ऑफ मीडिया पर प्रतिबंध, एनडीटीवी का पूरा न्यूज सेंसर होगा, यही तो है आपातकाल। और है क्या? सरकार की आलोचना करना बंद। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का तो आरोप लगता है। आपको लगता है ना इसके लिए संविधान में कुछ न कुछ ऐसा इंतजाम हो जिससे देखिए ये लोग जो लगाते हैं, आप आर्टिकल 370 में बहुत तो हल्ला करते हैं ना। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया ना, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी ना, सुनवाई हुई ना, तमाम दलीलें हुई ना, निर्णय हुआ। तो जो संविधान की प्रक्रिया है उसके अनुसार निर्णय होता है। राम जन्मभूमि का मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रभु राम का केस बहस करने का सौभाग्य हुआ। इतनी लड़ाई चली, वो सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ कि नहीं हुआ? तो कहीं ना कहीं तो आपको मानना पड़ेगा ना। लोकतंत्र का अखिलेश बाबू ये भी तकाजा है कि सिर्फ मेरी ही चले और किसी की ना चले। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। रवि जी, जाते जाते जो संविधान के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, सरकार साल भर कार्यक्रम आयोजित करेगी। कांग्रेस की ओर से भी कहा गया कि वो भी अपनी संविधान की यात्रा निकालेंगे। इसको कैसे देखते हैं? आपके संविधान को लेकर के पूरे देश में चर्चा हो रही है, संविधान चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं अच्छा मानता हूं। देखिए, 75 वर्ष में संविधान ने सबसे बड़ी सीख क्या दी है? गांव का एक गरीब आदमी भी जानता है, जाओ हम हाईकोर्ट तक जाएंगे तुम्हारे खिलाफ, उसे अधिकारों का। हाँ, हमारे खिलाफ गलत छापोगे, सोशल मीडिया में कितनी आलोचना सुननी पड़ती है। तो ये जो अधिकार जो आए हैं ना, अब उसे आप अफर्मेटिव एक्शन कहिए, ये जो पूरा सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, ये जेंडर जस्टिस की बात है, ये सब भारत के संविधान से ही आता है ना। तो ये जो बहुत अच्छी बात है जो संविधान ने सिखाया। हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी भी संविधान की यात्रा निकाल रहे हैं तो मैं इस आपकी टिप्पणी पर बहुत रोचक मुस्कान देता हूं। आइए वो भी मैदान में आ जाएं। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद अखिलेश।